पंजाब जीके दे आपां कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं अज किहड़े क्वेश्चन अपने कोल आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन साडे कोल आ रहा है वो हैगा साडे कोल दैट इज हाँ जी, पोथी साहब वॉज कंपाइल्ड। देखो स्पैलिंग गलत है जी, इत्थे सानू ये भी ठीक करने पैने ने। वॉज कंपाइल्ड बाय डैश एंड इंस्टॉल्ड एट हरमंदर साहब इन डैश। देखो इको क्वेश्चन दे विच दो थोड़े तो चीज़ां पुछ लतियां और क्वेश्चन में थोड़ा औखा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिवें कि असीं उम्मीद करते हैं कि अजकल के पेपरों च ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किते ना किते, और साडी तैयारी भी इस तरीके की होनी चाहिए है, तां ही दूजे हल्के क्वेश्चन जो कदे भी साढ़े सामने आउण तां आपां कर पावांगे। तो साढ़े कोल ऑप्शन किहड़ी है जी? पहली गल पता होनी पोथी साहबा किहनूं कहंदे आपां और आदि ग्रंथ किहनूं कहंदे आपां। दोनों चीज़ां भी आपां नूं फर्क पता होना चाहिए कि पोथी साहब ते आदि ग्रंथ दोनों इक्को चीज़ का नाम है। जदों कि गुरु अर्जन देव पातशाह ने इस नूं कंपाइल किया सीगा, 5 गुरुआं की बाणी नूं कंपाइल किया, 15 भगतां की बाणी और पट्टां की बाणी नूं कंपाइल किया, और वो जिहड़ी उस वेले पोथी बनी उन्होंने पोथी साहब भी कहा जाता सीगा, उन्होंने आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो कंपाइल किहने किया? सो अपने को जवाब किहड़ा आएगा? गुरु अर्जन देव जी इहदा जवाब हैगा इस चीज़ का। और 1604 दे विच उन्होंने इसनूं हरमंदर साहब दे विच उत्थे प्रकाश किया। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता अपना। देखो प्रकाश दिवस किहड़ा है और गुरगद्दी दिवस किहड़ा, ये भी क्वेश्चन बनता। प्रकाश दिवस वो बनया साडा जिस दिन आदि ग्रंथ साहब का हरमंदर साहब च पहली बार प्रकाश किया गया, और गुरगद्दी दिवस किहड़ा बनया जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपना गुरु ग्रंथ साहब नूं गद्दी सौंपी, उन्होंने कहा जाता है आपां गुरगद्दी दिवस कहते हैं। तो इन्हां चीज़ों का भी फर्क का सानू पता होना चाहिए कि इन्हां फर्क की है, ताही साडे सवाल ठीक हो सकते हैं। सो ये ऑप्शन किहड़ा जवाब होएगा जी अपने कोल? इहदे विच डी ऑप्शन साडा जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइल लुधियाना इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आम तौर पर क्वेश्चन आ जाता जी लुधियाना इज नोन एज डैश, या व्हाट इज विच सिटी इज नोन एज द डैश ऑफ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो वो लुधियाना जवाब होंगे, पर क्वेश्चन को दूजे तरीके फ्रेम किया गया है। वाइल लुधियाना इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया विच सिटी इज नोन एज सिफती का घर, ठीक है जी। तो सिफती का घर असी जानते हैं कि हमेशा अमृतसर को की कहा गया है? सिफती का घर कहा गया है। सो ये भी सानू पता होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर असी देखते हैं कि यह क्वेश्चन किते देखा नहीं आपने, पर अमृतसर को की जानते असी सिफती का घर भी कह के जानते हाँ। सो एक नवा क्वेश्चन है जिहड़ा कि तुहानू इहदे बारे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान। नाउ क्वेश्चन की है साढ़े को कि इन्हां चारां दे विचों कौन ऐसा राइटर है जिन्होंने सरस्वती सम्मान नहीं मिलिया पर उन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, ठीक है जी। सो वंस अगेन क्वेश्चन दे विच दो क्वेश्चन थोड़े नाल सीधे ही पा दिते उत्ते। सो और इहदे विच सानू पता होना चाहिए किनू किनू सरस्वती सम्मान जिहड़ा नहीं मिलिया और वाजे ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, ठीक है जी। सो आप जानते हैं कि सुरजीत पात्र 2009 दे विच ज्ञानपीठ लफ्ज़ां दी दरगाह, दलीप कौर टिवाणा इन्हों भी अवार्ड मिला सीगा, दलीप कौर टिवाणा नूं आई थिंक 97 मिला सीगा, और हरभजन सिंह नूं इन्हों 80s दे विच अवार्ड मिला सीगा, सरस्वती सम्मान मिला सीगा। सो दैट मीनस साडे कोल ऑप्शन किहड़ी है? गुरदयाल सिंह, और गुरदयाल सिंह जिहड़े सीगे इन्हों किहड़ा अवार्ड मिले? इन्हों ज्ञानपीठ अवार्ड मिले। सो साडा जवाब किहड़ा हो गया? सरदार गुरदयाल सिंह, प्रोफेसर गुरदयाल सिंह। हु वाज द लास्ट रूलर, इत्थे रूल नहीं रूलर, ऑफ सैयद डायनेस्टी हु हैंडेड ओवर द रेन ऑफ इंडियन अंपायर टू बहलोल लोधी। क्योंकि हुण नवीं जिवें कि जीके पंजाब जीके का सिलेबस आया, उहदे च कहा गया कि तुहानूं 14वीं ते 15वीं सिलेबस की सेंचुरी का तुहानूं हिस्टरी जिहड़ी पता होनी चाहिए है। सो इहदे मुताबिक दैट मीनस कि थानू मुगल हिस्टरी का भी कुछ पता होना चाहिए। तो मुगल हिस्टरी आप जानते हैं कि मुगल हिस्टरी तो पहला जी डायनेस्टीज़ आई ने, 5 डायनेस्टीज़ आई ने, वो किहड़े डायनेस्टी आई ने उन्होंने बारे सानू पता होना चाहिए। जो आप कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक तो बाद इल्तुतमिश आ गया, इल्तुतमिश तो बाद बहलोल आ गया, बहलोल तो बाद
अपना रजिया सुल्तान आ गई, फिर तुगलक डायनेस्टी आ गई, और उस तो बाद केड़ी डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई। और सैयद डायनेस्टी ने 1415 तो लैके 1451 तक वो थोड़े पीरियड वास्ते जो हिंदुस्तान से राज किया। और जो लास्ट रूलर सीगा सैयद डायनेस्टी का वो सी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन तो पहला जैसे मोइनुद्दीन सीगे, मोइनुद्दीन तो अलाउद्दीन आए, पर अलाउद्दीन जो सीगे उन्होंने राजपाट दे विच कोई बहुता शौक नहीं सीगा, इस करके वो सरहंद का जो सूबेदार सी उस वेले बहलोल लोधी उन्होंने हिंदुस्तान की बागडोर दे के आप बदौनी ना, यह भी क्वेश्चन हो सकता है वो कितने चले गए। वो बदौनी यूपी दे विच जगह हैगी बदौनी, उत्थे वो चले गए बदौनी। सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन जी कि सानू एक नवा क्वेश्चन बनता साढ़े को, दैट इज़ कि किसने बहलोल लोधी नू अपना राजपाट छड़ के हिंदुस्तान का राजपाट दिता, और वो सीगा अलाउद्दीन सैयद डायनेस्टी का सीगा। और 1451 ईस्वी दे कदों 1451 ईस्वी तक, 1451 तो लैके असीं देखते हैं कि 1479 तक बहलोल लोधी ने, फिर 1479 तो लैके 1517 तक किने किया जी, सिकंदर लोधी ने। और 1517 तो लैके फिर की होया सारे जानते आप कि हाँ जी की जानते आप कौन आया, काबुल तो कौन आया, बाबर आया, ठीक है जी। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ठीक है जी। और जिमें गुरु नानक देव जी की बाणी आती है, ठीक है, जैसी में आई खसम की वाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो, पाप की जान दिल है काबुल तो आया, जोरी मंगे दान में ला लो। दैट मीन्स कि काबुल तो कौन आया, बाबर आया। और कदों आया वो 1526 आके उन्हें हिंदुस्तान के उत्ते राजपाट मुगल डायनेस्टी कायम की। तो इस तरीके इन्होंने चीज़ों का सानू पता हो तो चंगा हो सकता है। एज पर द पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन पंजाब, नाउ पंजाब का जोड़ा डाटा है वो जेडे ISFR रिपोर्ट है वो तो डिफर करता है। हुण ISFR की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये बारे भी सानू पता होना चाहिए। ये पब्लिश करती है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कितने है जी, ये देहरादून दे विच है। ये कितने है, ये देहरादून दे विच है। और इंडियन सर्वे ऑफ इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR की फुल फॉर्म हैगी है। सो पंजाब का जो अपना डाटा है वो कहता जी साडा कि 6.1% के करीब साडा जो सीगा, तो इत्थे जी ऑप्शन सानू 6% मिलती है, ठीक है जी। तो 6% के करीब जो सीगा पंजाब का एरिया वो फॉरेस्ट कवर के अंडर है। और एज पर ISFR रिपोर्ट जिन्होंने कि अपना रडार तो या आप सैटेलाइट इमेजिस तो सारा सर्वे किया, उन्होंने मुताबिक पंजाब का जो फॉरेस्ट एरिया दैट इज ओनली 3.67%। तो ये भी सानू पता होना चाहिए कि मुताबिक कितना फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आम तौर पर आते रहे ने और आते रहेंगे। कंडी एरिया एन इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ पंजाब हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। सो आपने चूज करना है 1 2 3 4 4 करैक्टरिस्टिक्स। कंडी एरिया केड़ा पैंदा जी, जो आप चंडीगढ़ तो पठानकोट में जाइए तो साइड का जो 250 किलोमीटर का एरिया पैंदा, ये सारे एरिया को आप कहते हैं कंडी एरिया कहते हैं, सब माउंटेनियस एरिया। और कहा जाता है कि तकरीबन 300 तो लैके 400 मीटर चौड़ी पट्टी है सड़क के नाल चलती है, जी पठानकोट तक चलती है। इस एरिया को आप कहते हैं कंडी एरिया कहते हैं, सब माउंटेनियस एरिया है, जोड़ा कि आप कहते हैं कि भी हल्का जा पहाड़ी एरिया है। और इत्थे दी हुण मिट्टी किस तरीके की होगी, किस तरीके करैक्टरिस्टिक्स होएगा, इट इज़ सब माउंटेनियस अनड्यूलेटेड टेरेन। तो अनड्यूलेटेड टेरेन का केवल होता है उबड़ खाबड़ का एरिया है। सो ये चीज़ ठीक हो जी है। आखिरी भी एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड, एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि पंजाब के सब तो ज़्यादा बारिश कितने होती है, वह ये से कंडी एरिया वाले इलाके होती है। जो कंडी एरिया बारिश होती है तो बारिश के नाल जिन्ने भी न्यूट्रीएंट होंगे ने वो हड़ फड़ जाते हैं, इस करके एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड नहीं हो सकती। हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ये भी ठीक है जी, क्योंकि जो लैंड उबड़ खाबड़ होएगी तो आपे जो उत्थे लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा पेगी। लैक ऑफ पेरेनियल वाटर सोर्स, पहाड़ों पानी कितों आना है, तो सिर्फ बारिशों वाले दिन पानी मिलेगा। सो दैट मीनस 1 2 and 3, ठीक है जी।
1 2 एंड 3 दैट इज द आंसर बनता साडा ये, और यही साडा ठीक जवाब बनता है। अगला सवाल देखते हैं आप है, मैच द फॉलोइंग असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी ते डिस्ट्रिक्ट। जिला किहड़ा जी? हुशियारपुर, संगरूर, गुरदासपुर, पटियाला, मोगा, ये जिले ने, और इन्हां दे विच ये जिले 5 दे ते कॉन्स्टिट्यूएंसियां 4 देतियां, और लभना आपां ने इत्थे कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी किहड़े किहड़े जिले च पैंदियां ने, कित्थे कित्थे पैंदियां ने। तो मोटा मोटा पहला देख लिया आप ये, जिवें कि ਆਪਾਂ देखते हैं कि सर हरपाल सिंह चीमा, क्योंकि वो फाइनैंस मिनिस्टर ने इस वेले पंजाब के, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी सानूं पता होनी चाहिए है। दिड़बा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन्होंने है, तो संगरूर च पैंदी है जी ये, ठीक है जी। और फिर छब्बेवाल थोड़ा पैंदा जी, हुशियारपुर दे विच पैंदा। शतराणा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहड़ी सी पटियाले च पैंदी है, तो निहाल सिंह वाला ये थोड़ा पैंदा जी, मोगे दे नाल पै जांदा है, ठीक है जी। सो इस हिसाब के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आंसर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो आप नक्शा भी देखिए इतने, तो नक्शे तुम देखोगे, ठीक है जी। ये तो हो गया थोड़ा मोगा, हो गया मोगा ही थोड़ा निहाल सिंह वाला पै गया इतने, और थोड़ा अपना हुशियारपुर के थोड़ा है छब्बेवाल पै गया इतने, पटियाला के थोड़ा शतराणा पै गया इतने, और संगरूर के दिड़बा। जो पटियाले तो आप सुनाम वालों जाइए तो उतों सुनाम तो जो संगरूर तो थोड़ी ये पातड़ां रोड पहुँच जाती है, तो वो उत्ते जो दिड़बा शहर पै जाता है। सो इस तरीके आप इनू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन्हों का जवाब भी दे सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट पोलीटिकल लीडर जोड़े से, जिमें क्वेश्चन ये इतने तूरी आ सकता कितने ना कितने नाल, ठीक है, तूरी भी ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि साडे चीफ मिनिस्टर अपने मान साहब वो धूरी तो इलैक्शन लड़े ने, तो जोड़े इंपॉर्टेंट लीडर ने किसी किसी इलाके के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी किहड़ी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग हू इज ए भगत बिलोंग टू निर्गुण सैक्ट, ठीक है जी। सो ये तो सानू पता लग गया कि यह भगत ने, भगती मूवमेंट के उत्ते क्वेश्चन कितने कितने जरूर बन सकता है। सो ये सानू पता होना चाहिए भगत है ने, तो भगत किहड़ी सैक्ट नूं बिलोंग करते हैं। भगत 2 सैक्टां नूं बिलोंग करते हैं, खास तौर पर उन्होंने असीं की कह देंगे हैं, सरगुण भी कह देंगे हैं, पंजाबी लिख दईए सरगुण और निर्गुण। सरगुण किहड़े हुंदे ने? जिहड़े कि साक्षात दे विच या मूर्ति पूजा दे विच बिलीव करते होण, वो सरगुण हो गए। और जिहड़े कि मूर्ति पूजा बिलीव नहीं करते और कि रब सब पासे हर एक से रब हैगा, उन्होंने निर्गुण कहा जाता है। तो जिन्ने पहले संत असीं जानते कि रामानुज हो गए, रामानंद हो गए और चैतन्य प्रभु हो गए, ये सारे सरगुण संत से, क्योंकि ये देवी देवतियां दे विच बिलीव करते हैं, उन्होंने दुनिया दे विच आउण दे जाउण दे नाल उहदे बिलीव करते हैं। और इत्थे रामानुज इज नोन टू बी द ऑलमोस्ट द फर्स्ट मेन आप कह सकते हैं कि सैक्ट भगत, जिन्हें कि भगती मूवमेंट जी हिंदुस्तान से शुरू की थी। ऑल दो कितने ना कितने असीं कहते हैं कि क्रेडिट आदि शंकराचार्य भी जाता कितने ना कितने। और उस तो पहला जे भी गल करिए तो साउथ दे विच अल्बर्ट ते नायनार्स, उन्होंने पहला भगती मूवमेंट शुरू की थी, जिहड़ी कि बाद विच नॉर्थ दे विच आई। और नॉर्थ दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जे आप कह सकते हैं जिन्होंने भगती मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान पाया, वो रामानंद से। और रामानंद ने की कीता सीगा इहदे विच, इन्हां ने सब तो ज़्यादा जिहड़ा सीगा इन्हां दे चेलियां दे विचों असीं किहड़े जानते हैं कि धन्ना जट इन्हां दा चेला हो गया। फिर इन्हां दे चेलियां दे विच भगत कबीर इन्हां दे चेले हो गए और भगत रविदास इन्हां दे चेले हो गए। सो इन्हां दे जिहड़े भगत सीगे उन्होंने अगे होर भगती मूवमेंट नूं बहुत अगे परपक किया। पर आपां जानते हैं कि जिहड़े संत कबीर सीगे ये निर्गुण सैक्ट दे सीगे, जिहड़े कहंदे सी कि रब हर जगह के उत्ते जा सीगा और उहदी कोई जिहड़ी सीगी कोई एक आकार उहदी शेप नहीं हैगी। तो इसे करके जिहड़ा सीगा कंसैप्ट ऑफ परमात्मा कंसैप्ट ऑफ गॉड वो कि वह निर्गुण है ने, वो भगत कबीर तो आप लैके चलते हैं कितने ना कितने, जोड़ा कि आप देखते गुरु नानक देव जी ने अगे भी उस कंसैप्ट को फॉलो किया। तो यदा जवाब जो की बनेगा दैट इज कबीर, भगत कबीर का जवाब बनेगा कि यह निर्गुण सैक्ट जो उन्होंने बिलोंग करते थे। मस्जिद खैरुद्दीन एक क्वेश्चन सवाल कितने ना कितने हमेशा जरूर आता कि यह इंपॉर्टेंट प्लेस किहड़ी जगह पर सिचुएटेड हैगी है। तो मस्जिद खैरुद्दीन ये पहला भी सवाल एक 2 बार आया है। ये नाल आप कह सकते हैं कि अहमद शाह सरहंदी उन्होंने जिहड़ी सीगी
ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੈਰੁਦੀਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਖੈਰੁਦੀਨ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੈਰੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡੇਟਸ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੋ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਹੀਰੋ ਆਫ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੌਟ ਔਨ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ ਸਬਰਾਓ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊ ਗੌਫ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਉਸ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਪਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿਊ ਗੌਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਲ ਸਬਰਾਓ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਤੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2024 'ਚ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ that is
ਚੀਚੋ ਚੀਜ਼ ਗਨੇਰੀਆਂ, ਚੀਚੋ ਚੀਜ਼ ਗਨੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਗਨੇਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੱਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨੇਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗਨੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗਨੇਰੀਆਂ, ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ। तो अगला सवाल साडे कोल की है जी, देखते हैं अपने कोल किहड़ा हुंदा जी। ये आउट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू प्रेजेंट डे पंजाब विच रिवर हैज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेच। ठीक है जी, पंजाब दे अज दे पंजाब दे विचों 3 नहरां निकलदियां ने। जे आपां लईए पूर्व वालों तो सब तो पहला सतलुज आ जांदा, फिर आ जांदा ब्यास ते फिर आ जांदा रावी। ठीक है जी, आपां देखदे हां सतलुज दरिया वो शुरू हुंदा कित्थों? अपना ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਸ ਹਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 72 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਿਹਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, that is which was the first newspaper founded and edited by ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਟੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਊਂਡਡ ਐਂਡ ਐਡੀਟਡ ਬਾय ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਇੱਥੇ नॉट ए कनैक्शन, नॉट कि भी उन्हें कि कनैक्शन से वो उत्ते नहीं है। आप ना वंदे मातरम, कोहिनूर, द पीपल, आर्य गजेट। आप देखते हैं कि जे आप देखिए कि कई जगह के उत्ते तो आप देखते हैं कि तकरीबन इन्हें सारे अखबारों के नाम कितने ना कितने संबंध रहा है। पर किहड़ा अखबार जिहड़ा कि फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय एंड एडिटेड बाय हिम, दैट इज आर्य गजट हैगा जी। ये सो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ that is ਆਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਫਾਊਂਡਡ ਐਂਡ ਐਡੀਟਡ ਬਾय। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਡੈਥ ਹੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 3 स्टेटमेंट ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਸਰਸਵਤੀ सम्मान। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਯੈਸ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। सरस्वती सम्मान मिला सीगा अप्रॉक्सीमेटली 97 मिले। यो हमारा जीवना बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इन्होंने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ है। साहित्य अकादमी अवार्ड यस, ये भी ठीक है, ये भी मिले उन्होंने ये। और कथा कहोर वशी इन्हों का बहुत मशहूर नावल है। सो दैट मीन तीनों स्टेटमेंटा उन्होंने ठीक है ने। सो आप कहांगे कि तीनों 1, 2 और 3 ये तीनों जवाब जोड़े सीगे ये ठीक है ने। तो अगला क्वेश्चन देखिए जी, किहड़ा आंदा साडे कोल। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसिस ऑफ पंजाब विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वैसे तो यह क्वेश्चन नहीं सी होना चाहिए क्योंकि आप पहला भी देख चुके हैं कि प्लेसिस नूं असीं इस डिस्ट्रिक्ट नाल कनैक्ट किया, पर आया तो आप देखते हैं। और ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੌੜ, ਕਾਦੀਆਂ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਾਂਜਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ। ਕਾਂਜਲੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਮੌੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਔਰ ਕਾਂਜਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ, ਕਾਂਜਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ।
ठीक है जी। कांजली कपूरथਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌੜ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 54 मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं जीके पोर्शन के, उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है और उसके क्या आंसर्स रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की 6th जो मीटिंग है वो कहां पर हुई है, तो इट वाज हेल्ड इन द बांग्लादेश। ठीक है जी। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द एंड ऑफ द 10-month लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ विच डिसीज। 10 महीने की लॉन्ग इमरजेंसी के बाद किस डिसीज को भी एंड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आपके पास कौन सा एमपॉक्स, जिसे आप मंकी पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। द एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो एससीओ का स्टार्टअप फोरम कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, एससीओ फोरम 2023। एज पर द न्यू रिपोर्ट्स विच कंट्रीज ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन ट्रिपल्ड ओवर द लास्ट 2 decades। किस कंट्री का अगर आप ई वेस्ट जनरेशन, जैसे कि आप मोबाइल फोन गिर देते हो, गैजेट्स वगैरह गिर देते हो, वो 3 गुना बढ़ गया है, तो ये कंट्री आपकी कौन सी है, कनाडा। ठीक है। Which country has invited Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी on a state visit। तो ये किसने बुलाया, यूएसए ने उनको इनवाइट किया। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इज सेटअप इन विच स्टेट। तो ये कहां पे सेटअप किया गया है, न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू डू गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस। इनमें से किसको गवर्नमेंट एजेंसी के बिजनेस करने के लिए अलाउड है, तो प्राइवेट बैंक्स भी करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी करते हैं, शेड्यूल पेमेंट बैंक भी करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी के तौर पर ये काम किया जा सकता है। With respect to the method of amendment of Indian Constitution, we can say it is। तो ये कैसा है, पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल। सिंपल मेजोरिटी का भी कंसेप्ट है और आपके पास स्पेशल मेजोरिटी का भी कंसेप्ट है। लिस्ट द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ 1 and 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको दिए गए हैं, तो आंसर देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, इमरजेंसी के प्रोविजंस आपके वैसे तो जर्मनी से लिए, जर्मनी ने आयरलैंड से लिए थे। यूनियन स्टेट रिलेशन हमने कनाडा से लिया है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया हम लोगों ने, आपके पास साउथ अफ्रीका से। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड, इमरजेंसी आपके पास गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा, और आपके पास अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द साउथ अफ्रीका। ठीक है। विच लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सी नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी आपको नहीं दी गई है। द लैंग्वेज एंड आइडियाज ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज इन्फ्लुएंस्ड टू बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कहां से ली गई है आपके पास, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो आइडिया कहां से, यूएसए से, और लैंग्वेज कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय, तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 मेथड है। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल नंबर 17 हमें अंडर द हेडिंग ऑफ राइट टू इक्वालिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का राइट देता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द टीचर ऑफ अमीर खुसरो। 12वीं सदी के सबसे महान आपके कवि थे, तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। Which among the following state does not have a bicameral legislature। 2 हाउसेस, विधानसभा और विधान परिषद जहां नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में, और आपके जम्मू कश्मीर अभी ऑप्शन में आएगा। द पुरुष सुक्ता वर्ण सिस्टम आपके पास ओरिजिनली कहां पे लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा गया। ठीक है, पुरुष सुक्ता का कंसेप्ट। द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वीडी सावरकर वाज। तो इसका नाम क्या था, अभिनव भारत। ठीक है। On which of the following days we have winter solstice। winter solstice आपके पास कब होता है, 22 दिसंबर। ठीक है, ये नॉर्थ में होता है। ठीक है, winter solstice आपको दिखाई देगा, नॉर्थ में हो रहा है, जहां पे रात सबसे लंबी हो जाएगी, दिन सबसे छोटा। साइमल्टेनियसली आपके सदर्न हेमिस्फीयर में इसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टाइस, जहां पे दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। द टाइम एट कायरो इज 2 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। यानी आपका कायरो लंदन से 2 घंटे आगे दिखा रहा है, तो उसका लैटिट्यूड कितना होगा, लॉन्गिट्यूड कितना होगा, 30 डिग्री। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 2 घंटे कितने डिग्री में हो जाएंगे, 30 में। व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स एट द रिकॉर्ड अप्रैल। तो अभी फिलहाल कितना है, 15.8 है। Who said British established a robber state in Bengal between 1765 to 1772। तो KM पनिकर ने इसको ये कहा था। Which among the following was the organization was started by बहराम जी मालबारी और मुंबई। तो सेवा सदन की शुरुआत की थी बहराम जी मालबारी ने। ठीक है। Who among the following was never
द लोकसभा स्पीकर, इनमें से कौन से कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे हैं? तो KVK सुधरन। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड ऑन द स्टेट्स? तो आपके पास कौन सा है? 356 है आपके पास प्रेसिडेंट रूल। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो पार्लियामेंट उसको कितने में अप्रूव करती है? विद इन द 1 मंथ अप्रूव करती है। चलो, दिस इज ऑल वी हैव। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता है, तो आज फिर से हम मॉक को सॉल्व होते हुए देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में चेक करते हैं आपके पास क्या है। यहाँ पे चेयर इज कोडेड एज दिस। अगर चेयर CHAIR, चेयर का कोड आपके पास लिखा है EGCHS, आगे है PROVE। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ पे, तो अगर मैं देखता हूँ 3, 5, 8, 7, 1, 3, 1, 9, 8, 18, 19। चलो जी, सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पास यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो कैसे आएंगी। अगर मैं बात करता हूँ 3 + 2 हुए हैं, आगे आपके पास क्या है 8 से -1 हुआ है, आगे आपके पास जो है यहाँ पे +2 हुए हैं, यहाँ पे -1 हुआ है, 18 से 19 आया है, +1 हुआ है, +2 -1 +2 -1 एंड में +1। तो यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू है 16, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो 16 में अगर 2 ऐड कर दिए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? +2 लिख लो, -1 +2 -1 और +1। ठीक है। अगर यहाँ पे 16 पे 2 ऐड किए 18 पे क्या आता है? R। अगर 1 माइनस किए 17 +2 किए 17 और आपके पास 22 से 1 कम किया U और 1 ऐड किया तो F। ठीक है, RQQUF। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? D ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? D ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज फॉलो द गिवन रूल। नंबर ऑफ द लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर ऑफ द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड इंक्रीजेस बाई 1। मतलब हर बारी नंबर एक एक बढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं OIGD और C। 15, 9, 7 आपके पास 4 और 3। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने का गैप है, बीच में 6 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का गैप है, आपके पास यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो ये कुछ बात बनी सी नहीं रही है कि स्टार्टिंग से गैप एक एक का बढ़ता हुआ आना चाहिए था। तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन उठा के देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है OMJFA। चलो मेरे जवानों, तो अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 है, तो चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का गैप है। कैसे? 14 और 12 का नहीं, यहाँ पे आपके पास 1 का गैप है, सॉरी 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का ही गैप है आपके पास 14 का। आगे अगर मैं बात करता हूँ 2 का गैप है आपके पास 10 के बाद 11 का और 12 का, तो 2 का गैप आ गया। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे कितने का गैप है? 3 का। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ 1 का गैप आ गया, 2 का, तो आगे 6, 7, 8 और 9, 3 का गैप आ गया। ठीक है जी, लो जी। आगे अगर बात करते हैं तो आगे फिर से 4 का गैप है आपके पास, 2, 3, 4 और 5, तो ये 4 का गैप। तो मतलब सीरीज आपके पास मिल गई जिसमें कि बोला गया एडजेसेंट गैप बढ़ता हुआ आना चाहिए था, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये सारा का सारा गैप वैसे वैसे बढ़ता हुआ आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यही यहाँ पे आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये तो आपके पास अल्फाबेट का क्वेश्चन है, तो इसे पूरा लिख के ही एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। BFCH HOLT। ठीक है। अगर बात करता हूँ, आप पोजीशनिंग डाल दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 है,
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15, 12 एंड 20 है ना। चेक करते हैं बेटा, अगर मैं देखता हूँ 2 से यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, +1 हुआ। 3 से अभी मेरे को पता नहीं, पर उससे आगे पता नहीं, पर उससे आगे मेरे को पता है 8 से 12 +4 +3 और +2 ही हुआ होगा। तो मैं इसमें कितने ऐड करूं, यहाँ पे ई, तो अगर मैं 5 ऐड करता हूँ, 2 ऐड कर दूं तो 5 आ जाएगा, और 5 में 3, तो ये बिल्कुल सही बैठ गया, मतलब ऑल्टरनेट सीरीज पे बिल्कुल सही बना है। 6 से लेके 8 +2। अब आगे फिर से हमें नहीं पता, पर फिर से आगे पता है 15 आएगा, और इससे आगे फिर से पता है यहाँ पे 20 आएगा, तो +5 हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 और +ऑफ आगे उठा के देखते हैं कि अगर यहाँ पे रखते हैं तो के का मतलब है आपके पास 11, 2 के बाद अगर 8 में मैं 3 ऐड कर दूँ, फिर आगे 4 ऐड कर दूं, फिर आगे 5 ऐड कर दूं, 2 3 4 5 1 2 3 4, इस तरीके से सीरीज आपके पास यहाँ पे बनी हुई है, मतलब इसे डबल सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ई के आपके पास यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो है बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ई के। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें क्या है, ए डैश बी बी सी डैश ए बी डैश सी ए डैश बी सी। हाँ जी, आपके पास ये सीरीज लिखी हुई है, तो मैंने लिखते लिखते ही यहाँ पे चेक कर लिया कि किस तरीके का लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास AA BB CC, AA BB CC, AA BB CC। अगर बात करता हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे A, तो ACBA आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आंसर यहाँ पे बनेगा। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन है 17 जुलाई 1776 को क्या आएगा। अगर 17 जुलाई बोला है 1776 है ना, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे 1 साल पीछे से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास हम लोग मानते हैं कि 1975 साल हमने अगर क्रॉस किए तभी तो 1976 में पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 1776 साल हैं, 1776 साल। अब इसे डिवाइड कर लेंगे बेटा, कैसे, 1700 साल अलग निकाल लेंगे और 75 साल अलग निकाल लेंगे। अब 1700 साल को भी आगे फर्दर डिवाइड हम लोग यहाँ पे कर देंगे। कैसे, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिवाइड करने की, जो बात चल रही है वो ये है कि 1600 साल अलग निकाल लेंगे और 100 साल अलग निकाल लेंगे। 1600 सालों के अंदर ओड डे होते हैं 0, 100 साल के अंदर ओड डे होते हैं 5। अब ये 75 साल हैं, 75 साल के अंदर कुछ नॉर्मल ईयर रहे होंगे और कुछ लीप ईयर रहे होंगे। 75 साल के अंदर खुद नॉर्मल रहे ईयर भी रहे होंगे और खुद लीप ईयर भी रहे होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ 18 चौके 72, 18 आपके पास ये आगे और 57, ठीक है ना। आपके पास अगर हम देखते हैं 8 7 15 तो 75 और 5 6 7, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे और नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई, लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ से 5। अब 57 क्यों लिखना है, 7 से तो काटना ही पड़ेगा, तो 7 से काट लो। आपके पास 49, 7 7 जार 49, 8 7 56, 56 तक कट जाएगा, मतलब एक ही बचेगा, लो जी। और 36 है तो 35 तक कट जाएगा, एक ही बचेगा जी। अब आपके पास जनवरी के ओड डे, अब यहाँ पे जाना है आपके पास जुलाई तक, 17 जुलाई तक। अगर मैं बात करता हूँ जनवरी के कितने ओड डे आएंगे, 3, फरवरी का 1, क्यों, क्योंकि 1776 क्या है, लीप ईयर है। फरवरी का 1, मार्च के फिर से 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई के 17। 17 क्यों जाना है, आप 1 लिख दीजिए, ठीक है, आप 1 लिख दीजिए। क्यों, 14 तक कट जाएगा, नहीं 14 तक कट गया तो 3 बच गए, 14 तक कट गया जो 3 बच गए, 14 + 3 17 होते हैं, ठीक है। अब पेयर बना के काटेंगे तो सबसे पहला पेयर जो है 2 + 2, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 6 और 7 कैंसल। आप यहाँ पे चेक करें 3 1 3 6 1 7, ये पेयर भी कैंसल, 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना। आगे है ये भी कैंसल। अगर ये भी कैंसल है आपके पास, तो आपके पास ओड डे कितने बच गए, 3 ओड डे। कितने ओड डे बच गए, 3 ओड डे।
ठीक है। अब आप लोगों को एक बात याद होगी कि जब भी आपके पास 3 बजते हैं तो सबसे पहले पहला दिन क्या होता है आपके पास, फर्स्ट डे क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका आंसर बन रहा है, ए ऑप्शन। वेंसडे आपका बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके देखा है कि 17 जुलाई 1776 को क्या था, वेंसडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, कोडिंग डिकोडिंग का ही है। इसमें भी देखते हैं CIRCLE, सर्कल आपके पास है RICELC। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा कोड कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है आपके पास, SQUARE। ठीक है, चेक करते हैं बेटा इसमें क्या होगा। इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले R यहाँ से यहाँ आ गया है, I यहाँ पे है, यहाँ पे E यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब आपके पास इंटरचेंज हुआ है, कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे U आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे S आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, तो UQSERA, UQSD ऑप्शन, UQSERA डी ऑप्शन जो है फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले है प्लस का मीनिंग है आपके पास ब्रदर, माइनस का मीनिंग है मदर और आपके पास मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, फादर। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द नेफ्यू ऑफ सी इन द कोड। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए को क्या बनाना है, नेफ्यू बनाना है किसका, सी का। तो चलिए एक बार बना के जरा देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक एक करके सारे ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। तो ए ऑप्शन उठाते हैं। ए ऑप्शन में क्या लिखा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। हाँ जी, प्लस का मीनिंग क्या था आपके पास, ब्रदर। ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज प्लस का मीनिंग है ब्रदर, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास क्या है, फादर, बी इज द फादर ऑफ सी। अब देखो पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग means A is nephew of C. Which of the following means A is nephew of C. A को क्या बनाना था आपने, नेफ्यू बनाना था। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखो A ऑप्शन तो आंसर बनेगा नहीं, B भी नहीं बनेगा, C और D में आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो इसका नहीं बन रहा है। आखिरी में अगर आप चेक करते हैं तो C ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में है C प्लस डी, C प्लस बी माइनस ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ ए। हाँ जी, C प्लस बी, C इज द ब्रदर ऑफ B, है ना। और आगे मल्टीप्लाई का मीनिंग है फादर। अब बनाना क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ए इज द नेफ्यू। अगर मैं बात करता हूँ ए का अभी जेंडर अभी हमें पता नहीं है, बट सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ प्लस है तो प्लस का मीनिंग क्या है, ब्रदर। तो इसको भी एक बार आप लोग बना के देख लें जरा। आपके पास बी इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये आंसर तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बना है वो आपके पास बना है सी ऑप्शन, क्योंकि अप्रोप्रिएशन की बात रहेगी। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा, पर अप्रोप्रिएट यही है। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। अगर ऑप्शन गिवन होता तो आप जरूर उस पर चुनाव कर सकते थे, नहीं ही है तो हमें ये भी चुनाव कर लेना चाहिए समटाइम। ठीक है, होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इन अ क्लास ऑफ 35, एक क्लास में है कितने, 35 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, देन आगे क्या है, कुणाल इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम, मतलब लास्ट से ले लो। वेयर एज सोनाली इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप। सोनाली यहाँ ले लो, टॉप से कितनी आ गई, सोनाली इज प्लेस 9th। ठीक है, वेयर एज कुणाल इज 7th, कुणाल इज 7th फ्रॉम द टॉप। ठीक है जी। देन आगे पुलकित इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन 2, पुलकित इन दोनों के बीच में है। पुलकित जो था इन दोनों के बीच में था वो यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ तो अगर ध्यान से देखो आपके पास, बट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित, पुलकित से कुणाल की पोजीशन जो है वो कितनी है। पहले देखो टोटल बच्चे अगर 35 हैं, अगर टोटल बच्चे 35 हैं, अगर मैं इस तरफ के और इस तरफ के बच्चे निकाल दूं तो सेंटर के बच्चे आ जाएंगे।
तो सेंटर के बच्चे कितने आएंगे? अब 9 प्लस 7 अगर मैं करता हूँ 16, 16 में से अगर 35 में से 16 माइनस कर दें तो आपके पास देखिए 35 में से आपने कितने माइनस कर दिए? 16, ठीक है। 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास 2 में से 1 गया 1, 19। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चीज़ को ऐसे समझें, टोटल बच्चे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 19 बच्चे हैं, तो बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे? 8। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे? 8। क्यों 8 होंगे? क्योंकि 8 आपके पास 8 होंगे, हाँ 8 होंगे, नहीं 8 नहीं होंगे आपके पास, 8 प्लस 8 16। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 8 नहीं आएगा, 9 प्लस 9 18 आएगा यहाँ पे, और 1 19, 9 9 आएगा, 9 9 आएगा। यहाँ पे बच्चे आएंगे 9, यहाँ पे भी 9, ठीक है। तो आपके पास 9 बच्चे यहाँ पे हैं, 9 बच्चे यहाँ पे हैं। सिंपल आप लोगों को यहाँ पे यही चेक करना होता है कि पूछा क्या था। 7th फ्रॉम द बॉटम कुणाल, वेयर एज सोनाली इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप। सोनाली 9 थी, तो 9 1 10 16, 35 में से 16 किए 19, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 19 बच्चे हैं। अच्छा 19 बच्चे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, बीच पे निकालने थे, नहीं ठीक था, 19 बच्चे हैं। एक प्लेस ये भी है, एक ये भी है, एक प्लेस ये भी है, एक प्लेस ये भी है। तो आपके पास जो बच्चे 2 कम हो गए, तो 18 बच्चे आपके पास, फिर तो 18 नहीं 16 बच्चे, तो 8 8 ही तो आएगा, ठीक है ना। और आपके पास 8 प्लस 8 16 और 1 17, टोटल बच्चे बीच में यहाँ से सोनाली और कुणाल थे, बच्चे कितने हैं? 19। एक सोनाली की पोजीशन है, कुणाल की पोजीशन है, टोटल बच्चे कितने बचे? बीच में 17। अगर बीच में 17 बच्चे हैं तो एक जगह खा जाएगा पुलकित, और 8 यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे, टोटल कितने बच्चे हो गए? 9। अब पूछा है व्हाट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित, कुणाल की पुलकित से खड़े होके, अगर पुलकित से खड़े होके कुणाल को देखते हैं तो 8 तो ये होगा, एक अपने आप में ये भी 8 तो यहाँ से लेके यहाँ पे बीच में बच्चे हैं, 9वां बच्चा कौन होगा? कुणाल। 8 तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में बच्चे हैं, 9वां कौन होगा? कुणाल। तो 9th प्लेस आएगा जी, क्या आंसर आएगा? 9th प्लेस। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यही है। इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, ठीक है, बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अच्छा इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट, A become 15th from the left. How many boys are there in a total निकालना था, तो total is equal to L plus R minus 1। टोटल के निकालने के लिए आपके पास A की वैल्यू लेफ्ट साइड से कितनी गिवन है? 15, राइट साइड से कितनी है? 9, माइनस ऑफ 1, तो 15 और प्लस 8 कितना होता है? 23। आंसर आ गया। 9 में से 1 माइनस कर लिए, कितना हो जाएगा? 8। तो 15 प्लस 8 कितना होता है? 23। तो डायरेक्टली आंसर निकाल लिया, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ पे है। ऑल प्लेयर आर स्पेक्टेटर, सारे के सारे प्लेयर क्या हैं? स्पेक्टेटर। देन सम स्पेक्टेटर आर थ्रेड, सम स्पेक्टेटर आर थ्रेड, एंड सम थ्रेड आर ड्रामास, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या है? सम ड्रामा आर स्पेक्टेटर, सम ड्रामा आर स्पेक्टेटर, कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत। अगला सम प्लेयर आर ड्रामा, सम प्लेयर आर ड्रामा, कोरिलेशन ही नहीं है, गलत। सम थ्रेड आर प्लेयर, सम थ्रेड आर प्लेयर, प्लेयर और इसके भी कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत। ऑल स्पेक्टेटर आर प्लेयर, सारे के सारे स्पेक्टेटर प्लेयर है, उल्टा है, सारे प्लेयर स्पेक्टेटर हैं, गलत। तो ये चारों के चारों आपके पास क्या हो गए? गलत हो गए। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? पहले आइदर चेक करते हैं, आइदर तो है नहीं, तो आंसर आ जाएगा सीधा बी ऑप्शन, नन फॉलोस, सीधा बी ऑप्शन, नन फॉलोस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले में क्या है? स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। विच रीजन डिनोट इंडियन लीडर हु आर नॉट सिंगर? इंडियन भी हो, लीडर भी हो, पर सिंगर नहीं हो, मतलब ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए। अब तो आपके पास इंडियन लीडर भी हो, तो ये कि बचा है 2, तो आंसर इसके आ गया ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? डायरेक्टली ए ऑप्शन।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, वेजिटेबल, पोटैटो एंड कैबेज। तो अगर मैं बात करता हूँ इन चारों में एक डायग्राम चूज करना है, तो आपको पता है कि पोटैटो और कैबेज दोनों के दोनों क्या हैं, वेजिटेबल हैं। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए ओके क्लास, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द जीसीडी ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.09। ठीक है, देखो अब जीसीडी हमें कैलकुलेट करना है किसका, 1.08। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये कितना होगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। और ऐसे ही 0.36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 डिवाइड बाय 100 होगा। और ये क्या होगा आपका 9 डिवाइड बाय 100, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर वाले पार्ट का तो अपने को क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। और इन सब का अगर मैं एचसीएफ लूंगा तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 9 सबको डिवाइड कर रहा है। और जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और इसका क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। और इनका एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। तो 9 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.09, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, देखिए, मिस्टर सोहन लाल इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कि अगर सोहन लाल के बेटे की उम्र 1 है तो सोहन लाल की उससे कितनी है, 4 गुना है, 4 टाइम्स है। 4 ईयर हेंस, आज से 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 43 ईयर्स। मतलब आज से 4 साल बाद, 4 साल में सोहनलाल की एज भी कितनी बड़ी, 4 साल से, और उसके बेटे की भी एज कितनी बड़ी है, 4 साल से। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 8 का इंक्रीज हुआ। आज के दिन इनका सम कितना है, 5। और जो कि अगर मैं 43 में से 8 माइनस कर दूं, किसके इक्वल है, 35 के इक्वल है। तो 5 की कीमत कितनी बताई गई, 35। तो 1 की कीमत कितनी होगी, देखो इंटू 7 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7। तो उसने पूछा था परसेंटेज ऑफ द सन, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी इन्वेस्ट 26,000। ए ने 26,000 रुपए, बी ने 34,000 और सी ने 10,000 मतलब 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 3,500, तो टोटल जो 3,500 का प्रॉफिट हुआ उसमें से बी का शेयर निकाला। देखो सोल्व करेंगे, 30 से 30 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 13, 2 से डिवाइड करेंगे 17 और 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट आपका 35 हो गया, जो कि 3,500 के इक्वल था। देखो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बी के अमाउंट को भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन बी 1700 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 45 kg। क्लास में 20 बच्चे हैं और इन 20 बच्चों का एवरेज कितना दिया गया, 45 दिया गया। ए न्यू स्टूडेंट हुज वेट इज 40 kg। एक नया बच्चा क्लास में आया जिसका वेट कितना था, 40 kg था। रिप्लेस एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और उसने क्लास के एक पुराने बच्चे को रिप्लेस किया है। ठीक है, हेंस द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास डिक्रीज बाय 1 kg। देखो अब अगर एवरेज डिक्रीज हुआ है तो आप ये मानकर चलो कि जो पुराने वाला बच्चा था उसका वेट ज्यादा रहा होगा। ज्यादा को बाहर निकाल दिया, कम को अंदर आप लेकर आए, तभी तो टोटल आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कितने से कम हुआ, 1 से। तो मतलब 1 kg को अगर आप 20 स्टूडेंट में डिफरेंस डिवाइड करोगे तो टोटल कितने केजी का डिफरेंस आएगा, 20 केजी का। जिसको बाहर किया गया वो 40 बाहर किया गया, और जो अंदर आया वो 40 का था, तो बाहर किया था उसका वेट कितना होगा, +20 होगा, क्योंकि उससे ज्यादा होने वाला है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना पेन पेपर का क्वेश्चन था ये। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 247.5 वी गेट ए प्रॉफिट ऑफ 12 1/2%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो बनाऊं,
अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो बनाऊं तो ये 8:9 होगा। ये कितना होगा? 8:9 होगा। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहां गिवन है 247.5। अब देखो, अगर 9 यूनिट की वैल्यू 247.5, पॉइंट को रिमूव कर दूं, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ये 9 यूनिट की वैल्यू है और मुझसे पूछा गया है कितने का? 8 यूनिट का वैल्यू मुझसे पूछा गया है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, पहले सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेगा। 9 इंटू 2 कितना होगा? 18। कितना बचेगा मेरे पास? 6 बचेगा, तो 67 हो गया। 9 से 67 को डिवाइड करेंगे, पहले 7 पे डिवाइड करेगा, 63। 9 इंटू 7 कितना होता है? 63। कितना बचेगा? 47। फिर 9 पे करेगा, सॉरी 5 पे करेगा, 45 बन गया, 5 पे करेगा। तो 275 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 275 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 220। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन बाय 10 आर्टिकल फॉर 8 रुपीज एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज पर आर्टिकल। ठीक है, अब एक चीज देखो, वो क्या कह रहा है कि उसने 10 आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए के थे? 8 रुपए के खरीदे थे। ठीक है, और उसने आर्टिकल सेल कर दिया 1 रुपए 25 पैसे में, एक आर्टिकल सेल कर दिया, डिवाइड बाय 100 करो और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 आर्टिकल कितने में सेल किए होंगे? तो 12.5 में सेल किए होंगे, 12 रुपए 50 पैसे में सेल किए। खरीदे कितने में थे? 8 रुपए में। सेल कितने में किए? 12 रुपए 50 पैसे में। तो प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ 4 रुपए 50 पैसे का, डिवाइड बाय 100 कर दिया। कितने के ऊपर हुआ था? 80 के ऊपर हुआ था, इंटू 100। देखो ये 20 से तो 20 कैंसिल हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 450 डिवाइड बाय 100। एक सेकेंड, कुछ हमने हिज गेन ही निकालना था। 4 रुपए 50 पैसे का, डिवाइड बाय 100। 8 के ऊपर होगा ना, ये 80 नहीं, 8 के ऊपर होगा, हाँ, क्योंकि तभी नंबर कुछ गड़बड़ हो रहा था, 8 के ऊपर होगा। ठीक है, देखो अगर 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो 5 पे डिवाइड करेगा, 8 इंटू 5 40। ठीक है, फिर 50 पे बन गया, फिर 6 पे करेगा, और फिर बचा कितना? 2/8, तो 1/4। तो 56 1/4, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए क्या कह रहे हैं? ए बी सी कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर 550 रुपीज टुगेदर। ए एंड बी आर टू डू 7/11 ऑफ द वर्क। देखो 7/11, ठीक है, टोटल वर्क अगर 11 था तो उसमें से ए और बी ने कितना किया है? 7। तो बचा हुआ वर्क किसने किया होगा? सी ने किया होगा, 4 किया होगा। ठीक है, तो टोटल 11 वर्क के अकॉर्डिंग इनको 550 रुपीज मिलते थे, मतलब इसको 50 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 के लिए कितना मिलेगा? इंटू 50 करो, 4 इंटू 50 आपका 200 रुपीज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे? ए ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इट विल पास ए स्टैंडिंग मैन। देखो 20 इंटू 5/18 इंटू टाइम। ठीक है, देखो 25 से डिवाइड करेंगे 3, और ये देखो पूरा क्या बन रहा है आपका? 100 बन रहा है, और ये 4 पे करेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 9, तो टाइम कितना आ गया आपका? 9 इंटू 3, 27 डिवाइड बाई 2, और 27 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होगा? 13.5 सेकेंड। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। कि पहले अगर ये 4 था तो अब साइड इंक्रीज होकर कितनी होगी? 5। उसने पूछा कि एरिया में कितना इंक्रीज होगा? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16, और ये कितना हो जाएगा? 25। 16 से 25 कितने का इंक्रीज हुआ? 9 का। 16 के ऊपर इंटू 100। ठीक है, अब देखो जो लास्ट वाले में किया था, अभी कैलकुलेशन हमने की ही थी, सेम वही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि अगर इसको आप 4 डिवाइड करोगे, ये 4 और ये 225 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में हमने, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में सॉरी, हमने ये कैलकुलेशन की थी।
इफ द लेंथ width and height of a cuboid are 2 to 1 then its surface area। देखो सरफेस एरिया क्या होता है L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच और पूरे का ट्वाइस, तो L इंटू बी 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 8 इंटू 2 16। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर के आप सभी क्वेश्चंस कर सकते थे। देखो 2a इज इक्वल टू 3b, अगर यहां से a और b का रेशो लेना हो तो हमें पता है कि a और b का रेशो क्या होगा 3:2 होगा। 4b इज इक्वल टू 5c, यहां से अगर b और c का रेशो लेना हो तो 5:4 होगा। हमें तो a b c का रेशो कैलकुलेट करना था, तो ऊपर क्या करें 5 से और नीचे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसने पूछा था a और c का रेशो बताओ, 5 इंटू 3 15 और 4 इंटू 2 8 15:8। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए मैन टेक 4 hours टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल इट नीड टू कवर 63 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। देखो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 63 के लिए स्पीड क्या होगी, ठीक है उसने बोला था सेम स्पीड होगी, तो स्पीड पहले क्या थी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इनटू अब क्या होगा टाइम, ये हो जाएगा, ये निकालना था। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 21, तो 84/5, तो ये इसको डिवाइड करेगा 16 4/5, 16 आवर्स तो कंप्लीट होंगे और 4/5 का मतलब क्या बनेगा 48 मिनट बनेगा। आई होप क्लियर होगा सबको। What is the sum of amount which gives 6300 as interest at 7% per annum of simple interest in 7.5 years? ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट होता है R इंटू T% ऑफ P, ठीक है 7.5। देखो R कितना है 7, 14 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 15/2% ऑफ P इज इक्वल टू 6300, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 7 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, परसेंटेज को रिमूव कर दो, इंटू डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इंटू P इज इक्वल टू 6300। देखो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो इसको 9 पे डिवाइड करेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो इसको 60 पे डिवाइड कर देगा, और 60 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन आती है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो गाइज आप देखते हैं आपके मॉक में इस बार क्या आया था आपको। तो लेट अस ट्राई विद इंग्लिश सेशन। ये देखिए सबसे पहले आपको सेम मीनिंग वर्ड जो प्रिंट किया गया है या जो आपको अंडरलाइन करके दिया गया उसके रिगार्डिंग आपको सेम मीनिंग निकालना है। पीपल इन द क्राउड वर हेकलिंग एज शी ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। जैसे वो ट्राई कर रही थी पीपल हेकल कर रहे थे। हेकल का मतलब होता है डिसअपॉइंट करके बू करना, बूइंग इज कॉल्ड हैप। तो यहां पे हेकलिंग का मतलब हो गया बूइंग, बू बू करना, दैट कम्स आउट टू बी हेकलिंग। यू आर जस्ट मेकिंग दैट पर्सन get his morale to a down level. The recent acts of vandalism in the country cannot be ignored. Vandalism के जो acts हैं वो ignore नहीं किए जा सकते हैं। अब आपके पास 4 options है, देखो चारों ही नेगेटिव लग रहे हैं, प्रोवोकेशन, वॉयलेंस, रेवेज और ये। अब पॉइंट ये है कि वेंडलिज्म का एग्जैक्ट मतलब हो जाता है समथिंग दैट कॉल्स बहुत ज्यादा वॉयलेंस होता है, तो कहता है ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। जस्ट इमेजिन अगर डिस्टर्बेंस होगी वो तो इग्नोर कर सकता है, रेवेज होगा इग्नोर हो जाएगा, प्रोवोक करेंगे तो इग्नोर हो जाएगा। तो ये 3 थोड़े कम एक्सटेंट के हैं, तो वी कैन राइट एवर देयर एज लेस एक्सटेंट के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा वॉयलेंस। जो मैप्स और चार्ट्स को ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। बहुत सारे टैलेंट्स पोजेस करने वाले पर्सन को बोलते हैं वर्सेटाइल, बोलते हैं ना ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग दैन टू डू इट आवरसेल्व्स। इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग दैन लगा कंपैरिजन, सो कंपैरिजन का इटसेल्फ मोटिव क्या हो गया यहां पर कंपेयर होना, तो यहां पे इजी की जगह हो जाएगा इजियर। इट इज ऑलवेज इजियर।
तो आंसर इज ए. I've been working for this organization for the last 10 years. Have been working is present perfect continuous. Since for लगा हुआ है तो ये लगा है बिल्कुल सही. तो आंसर इज नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. The guide told us that where the island. अब देखो where लगाएं, आस्ट वाला कंसेप्ट हो गया इंटेरोगेशन. इससे पहले आप that प्रिसीड नहीं करते हैं. तो आंसर the guide told us where the island was and went on narrating its history. यहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको इसको ठीक करना है. द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पास्ट 2 years. नहीं, फॉर द पास्ट 2 years सही है, सिंस लगेगा नहीं. द पास्ट 2 years लगाएंगे तो फिर प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ये तो वैसे ही गलत है. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉलोड बाय आई एम थिंकिंग टू डू एन MA इन इंग्लिश. आई एम थिंकिंग टू डू, नो, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग. आई एम थिंकिंग डूइंग तो नहीं होगा, तो थिंकिंग के साथ ऑफ लगाकर सीधा आगे जेरेंड लगाएंगे. आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग MA. नेक्स्ट, आपके पास सेंटेंस 1 और 6 फिक्स रहेगा, बीच वाले 4 को आपको अरेंज करना है. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर ओवर हियर. इन माय, अब ये देखिए जरा, इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स आई ऑलवेज विश दैट आई कुड विन ओनली इफ माय क्लाइंट्स केस वाज राइट. अगर मेरे क्लाइंट का केस सही होता तो मैं जीत जाता. फिर वो क्या बोल रहा है, बट आई ऑलवेज रेजिस्टेड, बट मैंने रेजिस्ट किया. टेम्पटेशन जो है वो मैंने हर बार रेजिस्ट किया. मुझे वही याद है इक्वेशन जब मेरे पास एक केस जीत के सस्पेक्ट था कि क्लाइंट हैड डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया था. आफ्टर आई न्यू कि मेरे ओपोनेंट्स ने ट्यूटर किया उनके विटनेस को और वो चेंज किया, फोर्ज किया है, तो जाकर मेरे को पता लगा. राइट, तो यहां से क्या प्रूव, जस्ट भाई, यहां से क्या प्रूव हुआ कि ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये कब हुआ. तो कहता प्रिंसिपल टेस्ट था साउथ अफ्रीका में, मेरा तो मतलब जो क्या कहते हैं सेंसिस थे, कॉन्साइंस था, वो तो टेस्ट पे लग गया था. मुझे पता था अगर मेरे क्लाइंट का केस राइट है, मैं रेजिस्ट करता था टेम्पटेशन. तभी याद आया जब मैं जीता और सस्पेक्ट किया क्लाइंट ने रिसीव किया है. आफ्टर आई न्यू दैट मेरे ओपोनेंट्स हैड ट्यूटर्ड देयर एनकरेज माय क्लाइंट्स और हिज विटनेस टू लाई वी वुड विन द केस. तो कहता मुझे पता था लेकिन ये चीज मैं नहीं करना चाहता था, तो मैंने रेजिस्ट किया. तो इतना तो पता लग गया ही इज नॉट इनटू दीज थिंग्स. तो कहता मेरा सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है एस से तो एस के बाद क्यू चाहिए, और एस के बाद क्यू सिर्फ वहीं पर है. तो आंसर लाइज इन ऑप्शन ए. लॉन्ग अगो इन अ डैनिश किंगडम वुड नाइटी रोम, नो, देन वुड स्टॉक, नो, हु राइजिंग, नो, लिव्ड अ ग्रूसम मॉन्स्टर नेम ग्रैंडल. एस से तो स्टार्ट हो जाएगा, बी और डी बच के, एस के बाद क्यू लगाए अगर, लिव्ड अ ग्रूसम मॉन्स्टर नेम ग्रैंडल, देन वुड स्टॉक, नो, देन क्यों लगा रहे हो. आर, हु राइजिंग फ्रॉम हिज मार्शी होम, अभी हु के बाद कुछ बताएगा वो. पी, वुड नाइटली रोम, ये रहा नाइटली रोम इन द कंट्री साइड. तो आंसर इज डी, डॉग ओवर हेयर. नेक्स्ट, some people have a habit of wearing their heart on their sleeve, avoiding being friendly with others, saying something which is not to be taken. Innermost feeling express करना, I'm wearing my heart on my sleeve, बिल्कुल सामने अपना हार्ट रखता हूं, मतलब जो दिल में मैं बक देता हूं. राइट, yeah, there we go with it. I hope you got this thing. Have a good day. Enjoy. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे. तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए मॉक लेके आता है, तो आज मैं आशीष आपके पास मॉक नंबर 54 के साथ हाजिर हुआ हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है एफटीपी. अगर मैं बात करता हूं एफटीपी इज, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है. अब ये नाम से पता चल रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये क्या काम आपके पास यहाँ पे करता है. यूज टू सेंड ईमेल, ठीक है, यूज टेलीफोन लाइन, इज अ पार्ट ऑफ नेटस्केप, या फिर इज अ प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर फाइल बिटवीन द कंप्यूटर. तो नाम से ही आपको पता चल गया है कि ये क्या है. आप लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं अपनी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए. तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा. ठीक है जी, होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर है. देखिए डी ही इसका आंसर है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला क्या है? कमर्शियली प्रोडक्ट फर्स्ट कंप्यूटर. जो सबसे पहला आपके पास फर्स्ट कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? कमर्शियली.
ठीक है। आपके पास अगर मैं बात करता हूँ IBM जो है एक कंप्यूटर की इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पर ये इसका आंसर नहीं बनेगा। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के यूनिट होते हैं, सुपर कंप्यूटर खासकर। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी आंसर नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर है यूनिबेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इंफॉर्मेशन इज, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? समराइजेशन ऑफ प्रोसेस डेटा, डेटा इंफॉर्मेशन, टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ डेटा, या फिर फैक्ट एंड फिगर। अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास क्या है? समराइजेशन ऑफ प्रोसेस डेटा ही आपके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है जी, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट ग्रीन लाइन इंडिकेट, ग्रीन लाइन जो है वो क्या इंडिकेट करती है? पॉसिबल स्पेलिंग एरर, वर्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द वर्ड, या फिर वर्ड थिंक्स दैट ग्रामर शुड बी रिवाइज, या फिर अ वर्ड स्पेल्ड करेक्टली बट डज नॉट सीम टू बी अ करेक्ट वर्ड सेंटेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर इसका आंसर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन, वर्ड thinks that the grammar should be revised, बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिफिकेशन एंड लॉगिन। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करके चेक करना, ये तो आंसर ही नहीं बनेगा। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस करना, ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन चीज चेक करना, तो आपके पास वेरिफिकेशन का मतलब अपने आप में यही होता है ऑथेंटिसिटी। तो सी ऑप्शन इसका जो क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज विच विद द कोड और टैग यूज टू डेवलपिंग वेब पेजेस इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है जो कि टेक्स्ट बेस्ड है और जिससे कि वेब पेजेस डेवलप किए जाते हैं? जावा, HTML, ये बोथ या फिर नन ऑफ। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका क्या है? फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अ कलेक्शन ऑफ वायर दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड लिंक्स, बस, केबल, या फिर पोर्ट। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो बसेस के थ्रू आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। आगे अब बात करते हैं, अ फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डेटा इन अ कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, या फिर पिवोट। पिवोट तो चार्ट होते हैं, फॉर्मूला भी नहीं होगा। सॉर्टिंग या फिर फिल्टरिंग में एक आंसर होगा। आपको पता फिल्टर लगाने से सारी चीज़ें सेट आ जाती हैं, फिल्टर लगाने से सारी की सारी चीज़ें सेट आ जाती हैं। बोलते हैं ना MS Excel में फिल्टर लगाओ, तो जो चीज़ हमें चाहिए वही हम देखते हैं, उससे अगलावा नहीं देखते हैं। तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड। आपके पास ये याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर बनेगा कंट्रोल+D। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, नॉट डी, मैंने गलत बोल दिया, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। होपफुली यहाँ तक पहले आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।